कांग्रेस झूठी पार्टी है, मक्कार पार्टी है। मैं फिर कह रहा हूं, और मैं इंडिया घटक के लोगों से, सपा से, बसपा से, आरजेडी से, जेडीयू से, टीएमसी से और तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस को अगर लात मारकर गठबंधन नहीं बनाओगे तो तुम भी डूबोगे। कांग्रेस तो डूबेगी ही डूबेगी, तुम लोगों को लेकर भी डूब जाएगी। इसलिए नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, अखिलेश जी और वो तमाम जी जो गठबंधन बनाना चाहते हैं, आप आपस में गठबंधन करो, इनके चक्कर में न पड़ो। इनके चक्कर में पड़ोगे तो हम तो डूबे ही सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। और अखिलेश जी, आप बहन जी से बात करो, बहन जी को ये क्या बोलते हैं, बुआ, बुआ से बात कीजिए। ये मत सोचिए कि पिछला एक्सपेरिमेंट मेरा फेल हुआ, एक्सपेरिमेंट पास भी होता है, फेल भी होता है। एक्सपेरिमेंट का मतलब ही यही है कि कोई ज़रूरी नहीं सटीक हो। अखिलेश जी ने कहा भैया 5-7 सीट हमको भी दे दो। बोला कौन अखिलेश? बहन जी को इन लोगों ने अछूत बनाने की कोशिश कर दी। बहन जी का नाम लेना गुनाह समझ लिया इन्होंने। कभी किसी चुनाव में ये चर्चा नहीं कांग्रेस में है कि भाई बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी रह चुकी है, 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी रह चुकी है, कि एक बार उनसे भी बात कर लो भैया, किसी बंदे को वहां भी भेज दो गठबंधन में। अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस गठबंधन कर लेती तो आज ये नतीजे नहीं आते। कांग्रेस ने जानबूझकर बहुजन समाज पार्टी को, समाजवादी पार्टी को और इस तरह के अपने सहयोगियों, कथित तौर पर इंडिया घटक के दलों को भी इन्होंने अपमानित करने का काम किया। और जो इंडिया बनाया गया फर्जी, अब तो फर्जी हो गया वो। आपने 5 राज्य में कहीं इंडिया तो दिखा नहीं आपका। अब फिर आप आओगे लोकसभा में, जी हम एक हैं, हम एक हैं, तो जनता कैसे आप पर भरोसा करेगी? अब बेचारा मुसलमान है, इसको इतना डराया गया, भाजपा से इतना डराया गया कि मोदी आएगा तो तुमको खा जाएगा। अब 10 साल से तो मोदी है, कितना खाए उसका डेटा भी ले लीजिए। कांग्रेस ने कितना खाया उसका डेटा ले लीजिए। हाशिमपुरा को तबाह कर दिया, मलियाना को तबाह कर दिया, मुरादाबाद को तबाह कर दिया, भागलपुर को तबाह कर दिया, नेल्ली को तबाह कर दिया, कोकराझार को तबाह कर दिया, मुंबई को तबाह कर दिया, फिरोजाबाद को तबाह कर दिया। कौन शहर है आप बताओ? एक शहर का नाम, मौनाथभंजन में दंगे हुए, वाराणसी में दंगे हुए, भदोही में दंगे हुए, अलीगढ़ में दंगे हुए। ये सब कांग्रेस के शासनकाल में हर 15-20 दिन पर बड़े दंगे होते थे और एक एक दंगे में हजारों मुसलमान मारे जाते थे। तो कांग्रेस ने मुसलमानों को बर्बाद किया या भाजपा ने बर्बाद किया, ये भी तो तय हो। कांग्रेस ये डराकर हमसे जबरदस्ती वोट लेना चाहती है कि भाजपा आएगा तो खा जाएगा। अब तुम आओगे तो क्या करोगे वो तो हमको बता दो भैया। 23% मुसलमान जब नौकरियों में था 1952 में, तो 2% पर कैसे पहुंचा, यह सवाल हम कांग्रेस से करते हैं तो कांग्रेस इसका जवाब नहीं देती है। सिखों को 84 के में सड़कों पर आपने टायर में बांध बांध कर क्यों जलाया, यह सवाल आपसे न पूछे हम। आप अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं, ग्राम स्टैंड की हत्या हो रही है, आप बैठे हैं। चर्चों पर हमले हो रहे हैं, आप बैठे हैं। गुरुद्वारों पर आप बम बरसा रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। आपने कौन सा ऐसा काम नहीं किया, हमको यह बताइए। मोदी ने कौन सा ऐसा काम कर दिया जो आप कह रहे हैं? मोदी अगर मंदिर बनवा भी रहे हैं तो कोर्ट का सहारा लेकर। आपने तो कोर्ट की धज्जी उड़ाई। सुप्रीम कोर्ट में पीवी नरसिम्हा राव ने हलफ दिया था कि बाबरी मस्जिद में परिंदा भी पर नहीं मारेगा। उसके बावजूद परिंदा तो छोड़ दो, इंसान आकर मार के चला गया। तो कांग्रेस तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानी। बहुत बड़ी कांग्रेस गंगाधारी असल शक्तिमान है। कांग्रेस ही भाजपा की मां है, कांग्रेस ही भाजपा की नानी है, कांग्रेस ही आरएसएस की मां है। सिक्के का 2 पहलू सुना है ना आपने? फोटो कॉपी, एक कलर फोटो कॉपी, एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कॉपी है। साहब कांशीराम कहते थे एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। और साहब कांशीराम ये भी कहते थे कि पहले कांग्रेस को समाप्त करना पड़ेगा, भाजपा खुद समाप्त हो जाएगी। अब हमारे मुसलमान भाई बोलते नहीं नहीं मर रही है कांग्रेस, जरा इसको जिंदा कर दो। अब तुम अगर कांग्रेस जिंदा हुई बेटा तो याद रखो तुम नहीं जिंदा हो पाओगे। इसलिए मुसलमानों को भी चाहिए कांग्रेस को खत्म होने दो और खत्म होने पर ताली बजाओ, जश्न मनाओ। जिस दिन इस देश से कांग्रेस खत्म हो गई, भाजपा अपने आप खत्म हो जाएगी। कि इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की कैसे हो गई, ये संभव कैसे हुआ? तो आप एकदम साफ साफ समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास 3 तरह की टीम काम करती है। एक तो उनका जो संगठनात्मक ढांचा है, अध्यक्ष से लेकर और पन्ना प्रमुख तक, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से लेकर पन्ना प्रमुख तक, ये एक अलग ढंग से काम करता है। इसकी सक्रियता अपनी बनी रहती है, जो संगठनात्मक ढांचा है। दूसरा, आरएसएस की एक पूरी लॉबी होती है जो अंडरग्राउंड काम करती है। तीसरा भी एक गिरोह है जो केवल मोदी जी और अमित शाह जी के इशारे पर एक टीम बनी हुई है पूरे भारत में, वो काम करती है।
और बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से वो काम करती है, लोगों को जोड़ती है, मोबिलाइज करती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का सकारात्मक पहलू मैंने बताया आपको। उसका नकारात्मक पहलू ये है कि एंटी मुस्लिम जो भी माहौल बनाया जा सके वो भी वो कोशिश की जाती है, ताकि एक मतलब मुस्लिम विरोध के नाम पर भी कुछ वोट अगर आ सके तो आ जाए। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी अक्सर व बेशतर सफल ही होती है। लेकिन ये तमाम जीत जो भाजपा की हुई है, ये तमाम उनके जो 3 तरह की टीमों का मैंने जिक्र किया है, मैं उसको भी इस जीत का श्रेय नहीं देता हूँ, बल्कि इस जीत का श्रेय कमलनाथ को, अशोक गहलोत को देता हूँ मैं, इसलिए कि और मैं राहुल गांधी जी को भी देता हूँ। ये जीत तय थी कि राहुल गांधी जी जब 3 राज्यों में आपको चुनाव लड़ने जाना है तो आपके पास कोई ऐसी टीम क्यों नहीं है जो आपके काम को जनता तक पहुंचा दे, आपके एजेंडे को जनता तक पहुंचा दे, आपके भविष्य की योजनाओं को जनता तक पहुंचा दे। यात्रा निकाला, क्या है, भारत जोड़ो यात्रा। क्या था उस यात्रा में? यही तो था। आप बताओ और क्या था संदेश? आपने किस किस को जोड़ लिया? कितने आपने दलितों को जोड़ा, कितने आदिवासियों को जोड़ा, कितने अल्पसंख्यकों को जोड़ा, कितने पिछड़ों को जोड़ा। बड़े दबाव के बाद तो आपके यहाँ चुनाव हुआ। चुनाव में भी इनके प्रत्याशी, आपको पता है, ये एक्सीडेंटल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी दूर दूर तक अध्यक्ष के रेस में नहीं थे। अध्यक्ष के रेस में अशोक गहलोत थे, अध्यक्ष के रेस में 2-3 और नाम थे। एक जो हार गए चुनाव लड़के, वो नौजवान जिनका नाम मैं भूल जाता हूँ, साउथ के जो हैं पंडित जी 2-3 शादी वाले, मैं जिनकी पाकिस्तान की भी वाइफ, भारत की भी वाइफ न जाने, शशि थरूर थे। मल्लिकार्जुन खड़गे तो तब आए जब अशोक गहलोत ने कांड कर दिया। अशोक गहलोत ने कहा मैं मुख्यमंत्री भी रहूँगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहूँगा, तब जो है मामला बिगड़ गया। बहरहाल, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद भाजपा पर यह आरोप लगता है कि राष्ट्रपति का प्रत्याशी भाजपा ने अगर दलितों को बनाया या आदिवासियों को बनाया तो आप कहते हैं ये वोट की राजनीति के लिए बनाया, और मोदी जी बखान करते हैं कि हमने बनाया। तो कांग्रेस के नेताओं ने भी बखान किया है कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष दलितों को बनाया। मतलब तुमने एहसान कर दिया, दलितों का तो अधिकार ही है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का। भाई तुम 70 साल से ब्राह्मण जिसकी आबादी 3%, तुम जब रह सकते हो राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो जिसकी आबादी 20% वो क्यों नहीं रह सकता राष्ट्रीय अध्यक्ष? ये एक सवाल था। लेकिन मुद्दा ये रहा कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में जो चेहरे थे मुख्यमंत्री के, आप देखिए इनके यहाँ रणनीतिकार, मैं बार बार कहता हूं, मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूं, मोदी जी 2014 में पूर्ण बहुमत उनको मिला, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन फिर भी मोदी जी ने अपने सहयोगियों को लात नहीं मारा, अपने सहयोगियों का अपमान नहीं किया। रामविलास पासवान जी इस दुनिया से चले गए, स्वर्गीय रामविलास पासवान को मंत्री बनाया। रामदास अठावले, मैं कहता हूं राजनीति में कोई हैसियत नहीं। रामदास अठावले जी के कहने से यूपी में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में कहीं कोई एक वोट देने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में भी मुट्ठी भर वोट उनके पास है, 10 टुकड़ों में आरपीआई बटी हुई है। फिर भी रामदास अठावले जी को केंद्र में मंत्री बनाकर रखा, अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री बनाकर रखा, और प्रकाश सिंह बादल की हरसिमरत कौर जो है वो केंद्र में मंत्री रही, बाद में इस्तीफा देकर हट गई किसान आंदोलन में, लेकिन मोदी जी ने तो नहीं हटाया। तो मोदी जी से आप सीख हैं? मैं कहाँ, कई और नाम मैं बता रहा हूँ, जितने सहयोगी रहे, जरूरत नहीं थी। मैं यही कह रहा हूँ, व्यूवर आपके सुनेंगे कि जरूरत मोदी जी को नहीं थी, मगर फिर भी मोदी जी ने रखा। और कांग्रेस को जरूरत है, मगर कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस को जरूरत है, मगर कांग्रेस ने कहा मैं अकेला ही सारा चुनाव जीत जाऊंगा। कैसे लड़ेगा? कब? कैसे? भरोसा कैसे करेंगे? चुनाव भरोसे का काम है, विश्वास का काम है। बहन जी पर जिन समाज के जिन लोगों का भरोसा, वही तो वोट देता है। जिसको भरोसा नहीं वो भी देता है क्या? वो नहीं देता है। अखिलेश यादव को वही यादव वोट देते हैं जिनको भरोसा है। तो विश्वास का नाम ही नेतागिरी है। तो कांग्रेस ने तो इस विश्वास को खत्म कर दिया। अब कांग्रेस पर कैसे भरोसा किया जाए कि वो इंडिया के सभी घटक को लेकर चलेगा? 5 राज्य के चुनाव में अगर समाजवादी को 5 सीट दे देती, बसपा को 10 सीट दे देती, आज क्या कर लिया? घंटा लो आप बैठकर,
10-10 सीट 20-20 सीट, कहीं विपक्ष में भी अब रहने के लायक नहीं रहे भाई। कहाँ 165 और कहाँ 65, कहाँ 60 और कहाँ 100 सीट का बढ़त है। अब विपक्ष वो भी टूट जाएगा, आप देख लेना, मैं भविष्यवाणी कर दे रहा हूं, वो भी टिकेगा नहीं कांग्रेस का माल टिकाऊ होता ही नहीं है, बिकाऊ माल होता है, चूंकि टिकट ही ऐसे लोगों को देते हैं। अभी आप एक राज्य में कांग्रेस जीती है, आपको पता है ना, तेलंगाना, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है पता है आपको? जो संघ का बहुत बड़ा पदाधिकारी रह चुका है, शाखा लगाता था, उसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया। कैसे आप कांग्रेस को सेकुलर पार्टी कह दोगे? कांग्रेस घमंड में, आत्मविश्वास में, ओवर कॉन्फिडेंस में, कांग्रेस के नेता के पांव जमीन पर नहीं थे, कांग्रेस हवा में उड़ने लगी थी। चूंकि टीवी चैनल वालों ने बड़ी चालाकी से कांग्रेस को पहले से ही जीता हुआ दिखा दिया। अब ये लगे कि भाई अब हम तो बादशाह बन चुके, अब कौन है टक्कर देने वाला, कौन है अखिलेश, कौन है फला, कौन है चिला, ये भाषा तो बोला गया ना भाई, कमलनाथ ने कहा ना ये बात। अब आप बताइए कमलनाथ जी का जो कद है वो अखिलेश से बड़ा कैसे हो जाएगा? अखिलेश एक राज्य के, बड़े राज्य के, भारत के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे। अखिलेश एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अखिलेश के पिता मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश के पिता रक्षा मंत्री रहे। तो राजनीति में मैं कहता हूँ, और अब दौलत में भी कमलनाथ कोई अखिलेश से ज्यादा नहीं अब होंगे। अब तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अखिलेश के पास भी अब दौलत कम नहीं है। लेकिन सर बड़ा सवाल यह है कि जो जातिगत जनगणना का जो मुद्दा उठाया गया था ओबीसी का, क्या वो नहीं चला कांग्रेस का? उठाया ही नहीं गया था। मुद्दा उठाने का मतलब होता है कि आप, महिला आरक्षण विधेयक आया लोकसभा में इन्होंने वोट कर दिया, बाहर आकर विरोध कर रहे हैं। आप जिन राज्यों में आपकी हुकूमत है, नीतीश कुमार किसी से पूछ के किए थे? नीतीश कुमार जो जातिगत जनगणना किए, किसी से पूछने गए थे? कांग्रेस से पूछा था, चूंकि वो सरकार में थे, उन्होंने तेजस्वी यादव उनके सहयोगी थे, उनसे पूछा और दोनों ने मिलकर इस काम को कर दिया। तो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, क्यों नहीं किया जातिगत जनगणना? कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, क्यों नहीं किया जातिगत जनगणना? कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है, क्यों नहीं किया जातिगत जनगणना? कांग्रेस की सरकार जिन राज्यों में है, आपने वहां जातिगत जनगणना नहीं किया, इसका मतलब आप जो कुछ कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। सच तो ये होता है कि जी फलां राज्य में मैंने कर दिया, अब आगे हमको और 2 मौका हम यहाँ भी करेंगे, ये तो एक बात होती है। तो ये लोग झूठ, फरेब, ठग, इनके ऊपर विश्वास अब जनता का नहीं रहा। देखिए वो तो कांग्रेस की मजबूरी है, लेकिन मजबूरी वाला गठबंधन ज़्यादा लंबा नहीं चलता। मैं कहता हूँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर, आपका नीयत अगर साफ़ है, आपकी नीयत अगर साफ़ है, आपका मन साफ़ है, मन में मैल नहीं है, तो आप बैठिए टेबल पर, अपनी औकात के हिसाब से बैठिए, औकात से ऊपर नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, तो औकात के हिसाब से बैठिए और एक एक बारीकियों पर गौर कीजिए कि वोट किसके किसके पास है। वोट जिसके पास है उसको उस वोट के अनुसार उसको जगह दी जाए। लेकिन मोदी जी की गारंटी जीत गई है सर पूरे देश में। उन्होंने 370 हटाया, 35 से हटाया, राम मंदिर बना रहे हैं, वो गाय को बचा रहे हैं, गंगा को बचा रहे हैं, हिंदुओं को बचा रहे हैं। सब कुछ तो मोदी जी के चेहरे के आसपास चल रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, ये सब कुछ हो गया है देश में। देखिए ये एक कड़वा सच है, इसको पूरा देश स्वीकार करे, विपक्ष भी स्वीकार करे कि जो गारंटी, जो घोषणा पत्र जो भारतीय जनता पार्टी का था, उस घोषणा पत्र में आज से नहीं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से ही 370 का मुद्दा था, समान नागरिक कानून यानी यूसीसी का मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा था, गौ रक्षा का मुद्दा था। तो जो मुद्दे फर्जी, जो देश के नहीं है मुद्दे, ये भी मैं कह रहा हूँ, दोनों बात मैं साथ में कह रहा हूँ, जो आम जनों के मुद्दे नहीं हैं, जो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के मुद्दे नहीं हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया था। भारतीय जनता पार्टी ने डंके की चोट पर उस काम को कर दिखाया। अब सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार दिया नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सबको सम्मान दिया नहीं दिया, ये एजेंडे में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, ये अलग विषय है। लेकिन जो कुछ भाजपा ने कहा उसमें 80% तो करके दिखा दिया। अब कांग्रेस को इसका जवाब क्या करना चाहिए था? कांग्रेस को ये जवाब देना चाहिए था कि हमारे जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं युवाओं के रोजगार का, हमारे मुद्दे हैं शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने का, हमारे मुद्दे हैं ओपीएस, जैसे ओपीएस का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, अच्छा मुद्दा था, उसका लाभ भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं मिला।
राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस इस भूल भुलैये में थी कि ओपीएस का फ़ायदा भी हमको मिलेगा, लेकिन सब जगह ओपीएस का फ़ायदा नहीं मिलेगा, कुछ उसमें टेक्निकल खेल भी होता है। अब मेरा कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दे क्या हैं? क्या विपक्ष मोदी जी के सामने सरेंडर करने वाला है या विपक्ष मोदी जी को टक्कर दे सकता है? मैं कहता हूं कि विपक्ष मोदी जी को टक्कर दे सकता है और 2024 में चाहे तो हरा सकता है, क्योंकि जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जो असली मुद्दे हैं, वो अभी भी सरकार की नज़र उस पर नहीं है। अरे साहब, 2014 में जब कांग्रेस हारी तो एक कमेटी बनाई, ए.के. एंटोनी कमेटी। ए.के. एंटोनी ने रिपोर्ट दिया कि कांग्रेस के हार का कारण था मुस्लिम तुष्टीकरण। कांग्रेस मुस्लिम परस्त हो गई थी, इसलिए कांग्रेस हार गई थी। एंटोनी साहब बुढ़ऊ, मैं यह न पता नहीं, कोई गृह मंत्री बन जाता तो अपने आप को सोचता कि हमसे ज़्यादा अक्लमंद कोई है ही नहीं। कोई मंत्री बना नहीं केंद्र में, उसने ये सोचा कि हमसे ज़्यादा आपको। एंटोनी साहब ज़रा ये बताइए, 10 साल के वो शासनकाल 2004 से 14 मुसलमानों का क्या क्या किया कांग्रेस ने? एक नाम गिना दीजिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2005 में आई और आप 14 तक रहे। सच्चर कमेटी की किन सिफारिशों पर आपने अमल किया, हमको बता दीजिए। सच्चर कमेटी ने कहा था कि हर बड़ी मुस्लिम आबादियों में अस्पताल और स्कूल को खोला जाए। सच्चर कमेटी ने 341 पर धार्मिक प्रतिबंध हटाने की बात कही थी। सच्चर कमेटी ने मुसलमानों को दलित की श्रेणी में लाने की बात कही थी। सच्चर कमेटी ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर उसे स्वच्छ बनाने, साफ सुथरा बनाने और जो मुसलमान हाशिए पर है उसे मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कार्य योजना बनाने की बात कही थी। कांग्रेस ने कहाँ योजना बनाई, जरा हमको बता दीजिए। ये झूठे मक्कार, हार गए तो ठीक रहा, मुसलमान पर फोड़ दिया कि मुस्लिम परस्ती के कारण हम हार गए, तो फिर 14 से 24 तक हिंदू परस्ती किए तो कहां जीते? सवाल तो ये पैदा होता है, बाबा बागेश्वर ने तुम्हें कहां जिताया? ये भी तो सवाल पैदा होता। गए थे ना बाबा बागेश्वर के दरबार में, मत्था तो टेका आपने। कहाँ नहीं गए राहुल गांधी? कहाँ नहीं गई प्रियंका गांधी? आप बताइए, क्या काशी नहीं गए राहुल गांधी जी? क्या वो आपको 4 धाम यात्रा करने जो बद्रीनाथ नहीं गए? कहाँ नहीं गए? सब जगह गए। क्या क्या ड्रेस नहीं पहना, धोती नहीं ओढ़ा, बड़ा बड़ा चंदन न लगाया, बड़े बड़े टीके न लगाए, क्या नहीं किया राहुल गांधी जी ने? जनेऊ न दिखाया, तो बंद के तो ये भी देख लिया। तो अब ए.के. एंटोनी साहब से पूछिए कि मुस्लिम परस्ती ने आपको हराया था या जबरन हिंदू बनने की कोशिश ने आपको हराया था? ये भी तय होना चाहिए। हिंदू समर्थक बन जाइए, आप बोलिए खुलकर मंचों से कि हमारे नाना ने बाबरी मस्जिद में क्या कहते हैं जी की मूर्ति रखी थी, रामलला की। बोलो ना, डरते क्यों हो? ये बोलो, राहुल गांधी जी बोले कि मेरे बाप ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया और शिलान्यास करवाया। बोलो हिंदुओं के बीच जाकर। और ये भी बोलो कि पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे, मेरी मां के हाथ में रिमोट कंट्रोल था, हमने बाबरी मस्जिद की धज्जी उड़ा दी, दिन के उजाले में तहस नहस कर दिया और दुनिया ने देखा कि एक 500 साल पुरानी मस्जिदों को कांग्रेस ने कैसे लात मार मार कर तबाह बर्बाद कर दिया। बोलो मां ने दूध पिलाया, तो क्यों नहीं बोलते? न हिंदू बनते न मुसलमान बनते हो, और बीच में रमखोदैया वाले बात तो न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। कांग्रेस इसी में फंस रही है। भाजपा का अपना क्लियर मामला है कि भाई वो कट्टर हिंदू है, और इसका मामला है कि आधे हिंदू हैं आधे मुसलमान हैं, तो जाओ, भारतीय भी नहीं बन पा रहे हो। तो इसलिए कांग्रेस की रणनीति ही कांग्रेस के हार का कारण है, इसमें कहीं कुछ नहीं।